कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 7 फरवरी को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हम जो है सो ये वीडियो 5 लेकर के आ गए हैं जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा हो चुका है लगभग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सो ये वीडियो सीरीज होने वाला है SST से। और चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं उन सभी को बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो लगातार मैं वीडियो लाऊं आप लोग को मिल जाए टाइमली। और जो बच्चे सब्सक्राइब हैं उनको बोलेंगे कि थोड़ा शेयर कर दें ताकि जो भी बच्चे इस चैनल से अनजान हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए, वे लोग भी अपना जो है सो एग्ज़ाम का तैयारी और जो बचा हुआ है टाइम उसमें कुछ रिवीजन कर पाएँ। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है ना। आइए दोस्तों देख रहे हैं खंड ए है ना। 130 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव। देख रहे सवाल नंबर पहला क्या है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन सा था जो सामाजिक रूप से जमीन का मालिक था। तो पादरी वर्ग या फिर कुलीन वर्ग या फिर किसान वर्ग या फिर इनमें से सभी। देखिए जमीन का जो मालिक था क्या बोल रहा है कि सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग है ना कौन था जो सामाजिक रूप से जमीन का मालिक था। इसका आंसर हो जाएगा आपका कुलीन वर्ग, ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शती में निम्न में से कौन सा कारक यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रीयता की क्रांति विचार और इनमें सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों 19वीं सदी में जो है सो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं क्या है कि फ्रांस में सर्वप्रथम विद्रोह कब हुआ। तो जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815, जुलाई 1830। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जुलाई 1830 में जो है सो यहाँ पे फ्रांस में प्रथम विद्रोह देखने को मिला। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून को लागू करने का मकसद क्या था। तो भारत में विद्रोह को ख़त्म करना या फिर ब्रिटिश विरोधी साजिशों को रोकना या फिर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी दोष सिद्धि की हिरासत में रखना या फिर इनमें सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 4 हो गया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। तो काकोरी कांड और दांडी यात्रा और चौरी चौरा हिंसात्मक कांड घटना जो बोल सकते हैं या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जलियांवाला बाग की घटना। तो इसमें आंदोलन असहयोग आंदोलन के जो है दोस्तों यहाँ पे चौरी चौरा कांड के बाद जो है दोस्तों है ना ये समाप्त हो गई। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे संपन्न 2 देश कौन थे जिन्हें सबसे धनी देशों में से गिना जाता था और एशियाई बाजार में उन्हीं का दबदबा था। तो भारत और रूस, भारत और इंग्लैंड और भारत और जर्मनी, चीन और भारत और जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन, ठीक ना। ये जो है सो 18वीं शताब्दी के दौरान इन्हीं का विश्व में दबदबा था, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देख पा रहे दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या फिर उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और उपयुक्त स्थिरता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी अपने कपड़ों की फिनिशिंग किस देश से कराते थे जिससे उस देश को फिनिशिंग सेंटर के रूप से भी जाना जाता है ना। तो क्या है, रूस है कि अमेरिका है कि लंदन है कि भारत है। तो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी जो है ना कपड़ों को फिनिशिंग कराने के लिए लंदन है ना, लंदन जो है सो कपड़ा भेजते थे है ना। तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता है कपड़ों का, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। गुटेनबर्ग ने और इरेस्मस ने या फिर मार्टिन लूथर ने या फिर मैकाइवर ने। तो इसका जो ये दोस्तों डायलॉग था ये मार्टिन लूथर का था, ठीक ना। किसका, मार्टिन लूथर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हुआ।
तो भूमंडलीय तापमान और ओजोन परत का अवक्षय और फिर पर्यावरण प्रदूषण और इनमें सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, काली मृदा की विशेषता निम्न में से क्या होती है? तो यह बहुत महीन के कणों से बनी होती है, या फिर इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, या फिर गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, या फिर इनमें सभी। दोस्तों काली मृदा विशेषता जो है सो इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। और अपना अगला सवाल देखेंगे हम लोग, इसका भी 4 था, इसका 4 था, है ना। सवाल नंबर देखते हैं 12, क्या बोल रहा है कि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्यों क्या कहा जाता है? रक्षित वन, आरक्षित वन, पवित्र उपवन और अवर्गीकृत वन। तो इसका हो जाएगा आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बी मतलब 2। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में, है ना, बक्सा टाइगर निम्न में से किस प्रकार के खनिज के खनन के कारण जो है सो गंभीर खतरे में है? तो डोलोमाइट, लौह अयस्क और अब्रक और कोयला। इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था संयमित रूप से विकास करेगी? तो ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का कहना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण किस प्रकार के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है? तो भूजल, सतही जल और अलवनीय जल और समुद्री जल। देखिए उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है सो सतही जल का जो है सो काफ़ी ज़्यादा, है ना, संसाधन प्रभावित हो रहा है, यहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए सवाल में देखते हैं 16। इसमें जो है ना ये सतही जल भी लग रहा है, नहीं इसमें अलवनीय जल ले लिए, क्यों पता है? देखिए भूजल और सतही जल और समुद्री जल, है ना, ये सब तो उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण किस प्रकार के जल संसाधन पर दबाव पड़ रहा है? तो अलवनीय जल, यानी कि जो जल में लवण नहीं है, जो पीने योग्य है, उसी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि बाबा बुदन की पहाड़ियों में जहाँ काफ़ी कृषि जहाँ कॉफ़ी कृषि की शुरुआत हुई थी, कॉफ़ी होगा, ठीक ना, जहाँ कॉफ़ी कृषि की शुरुआत हुई थी, कॉफ़ी लिखा हुआ है ना, शुरुआत हुई थी, यह भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्नाटक ना, इसका आंसर 3 हो जाएगा राइट। पहाड़, अगला सवाल है, पहाड़ के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में जो है दोस्तों किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? तो इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना, सौर ऊर्जा। ये चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, निम्न में से किस प्रकार के उद्योग का कृषि से संबंधित नहीं है? संबंध नहीं है कहने का मतलब, सूती वस्त्र उद्योग कृषि से है, लोह और इस्पात उद्योग ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख पा रहे दोस्तों क्या है कि सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, या फिर क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, या फिर प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या फिर इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल देखते हैं ये क्या है, 1956 ईस्वी में श्रीलंका में जब कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, या फिर सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, और बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, या फिर इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री। कार्यपालिका और विधायिका ना, इनमें से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक राष्ट्रपति, लेकिन इसका आंसर जो है सो न्यायपालिका भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी को सही कर ले, सी को सही करो, न्यायपालिका। न्यायपालिका से दोस्तों क्या होता है ना, ये सभी पे क्या करता है, कानून का पर अंकुश रखता है, कानून तो न्यायपालिका ना करेगा, कानून के बारे में रखवाला है जो है कौन है? न्यायपालिका है, कानून का देख रेख करेगा न्यायपालिका, है ना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को कैसे बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और अप्रभावी, या फिर स्वतंत्र और अप्रभावी। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को तीसरे स्तर को कैसे बनाया गया है? तो
इसका आंसर जो है दोस्तों, लग रहा है कि इसका आंसर एक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि शक्तिशाली और प्रभावी ही बनाता है। चलिए, नारीवाद आंदोलन का लक्ष्य निम्न में से क्या प्राप्त करना होता है? स्वतंत्रता, सत्ता, समानता और एकता। समानता, ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर 24 क्या है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो काशीराम, मायावती, बहुजन समाज, बीएसपी ना, काशीराम हो जाएगा 1984, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर। देख रहे हैं सवाल क्या है कि औसत आय को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचक। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरल और छत्तीसगढ़। तो केरल, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कि समानता भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृषि क्षेत्र में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, या फिर एक गाय के बदले 10,000 में बेचना, एक गाय को 10,000 में बेचना, या फिर बैंक से गाय प्राप्त करना, या फिर गाय का दूध बेचना। देखिए, वस्तु विनिमय में आ जाएगा आपका ये पहला ही आ जाएगा, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये आपका आ जाएगा, है ना, विनिमय, वस्तु विनिमय। नेक्स्ट सवाल क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीन हो गया, अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग निवेश, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। आखिरी प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो अत्यधिक खाद की कमी और खाद्यान्नों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी, या फिर खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, या फिर इनमें सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी। दोस्तों अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लगभग हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और फिर हम ला दे रहे हैं इसका वीडियो ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपका जो है सो और भी तैयारी बेहतर हो जाए, है ना। तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव का हमने 4 वीडियो डाला, ऑब्जेक्टिव का भी 2-4 वीडियो और डाल देते हैं, ताकि आप लोग का जो है सो, है ना, ये प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए, तैयारी बढ़िया हो जाए, और आप लोग वेट करेंगे। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सीरीज से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी को, जोहार सभी को, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। थैंक यू सभी को।